इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं ना, आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लो बच्चों ऑटो चला रहा है और आप ना पीछे बैठे हैं, और नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। तो आपको ना 6 फोर्सेस दिख रही हैं, लेकिन आप बताइए आपको मतलब कितने फोर्सेस है? तो आपको इन 2 फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सिस्टम के बाहर के पार्टिकल पे लगी हैं। तो अर्थ का सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने नॉर्मल। अब मेरा सवाल है, इसको वीडियो पॉज करके कमेंट में लिख के बताना है कि क्या ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है? हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें ग्रेविटेशनल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये सारा देखा था। आज ना हम थोड़ा मुद्दे की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, है ना। और देखो 2 बातें होंगी जिसकी वजह से आज का लेक्चर मेरे हिसाब से देखो तो यार थोड़ा बोरिंग होगा। जिसमें पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हम देखेंगे उसमें से ज़्यादातर चीज़ें, मतलब 80% चीज़ें आप पहले से जानते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी 9th क्लास में ठीक से पढ़ा है तो, है ना बच्चों। इनर्शिया क्या है, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, सब आप जानते हैं पहले से। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात कि बच्चों ये लेक्चर पूरा थियोरेटिकल होगा, कुछ न्यूमेरिकल का स्कोप नहीं है। तो जब थियोरेटिकल बातें होती है तो वैसे ही लेक्चर बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाए रखूं। हाँ, डांस नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के जरिए ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटरेस्ट बनाए रखूं। लेकिन बच्चों मेन तो ये है कि इंटरेस्ट तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, कि तुमको जो कुछ भी हो रहा है वो तुमको जानना है। ठीक है, शुरू करें, चलिए देखते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है सिस्टम। तो बच्चों सिस्टम का मतलब होता है यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं का मतलब हुआ जिससे हमको मतलब है। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल बताओ मुझको किस चीज़ से मतलब है? तो मुझको मतलब है इस कमरे से, मतलब उस कैमरे से मतलब है, इस माइक से मतलब है, ट्यूबलाइट से मतलब है, इस फैन से मतलब है। आप समझ रहे हैं, फैन बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली गर्मी होने लगेगी, तो हमको फ़र्क पड़ेगा। सामने से कोई चूहा गुजर जाए उससे भी हमको मतलब होगा, उससे डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये कमरा मेरे लिए सिस्टम है, बाकी की पूरी दुनिया मेरे लिए सराउंडिंग है। अब रसिया ने यूक्रेन पे बम पटक दिया है तो क्या मैं अपना लेक्चर छोड़ दूंगा? इसका मतलब हुआ कि वो मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो मेरे लिए सराउंडिंग है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, जिस चीज़ से हमको मतलब होता है वो हमारे लिए सिस्टम है, बाकी पूरी दुनिया सराउंडिंग है। इंटरनल फोर्सेस, सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएं हम उनको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। जैसे मान लो कि मेरे पास मास है और जो सामने कैमरा है उसके पास भी मास है, तो हम दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रहे हैं। अरे भले फील ना करे यार, लेकिन लगा तो रहे हैं। तो ये जो दोनों फोर्स है ना, मैं उस पर और वो मेरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर के लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं, है ना। लेकिन बच्चों अगर कोई बाहर का आदमी हम लोगों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हो, जैसे मान लो बाहर कोई खड़ा है तो जाहिर सी बात वो सिस्टम के बाहर है, तो क्या वो मेरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा होगा? क्या एकदम लगा रहा होगा यार। इस दीवार की क्या औकात जो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से रोक दे? हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो वो मेरे पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स लगा रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर का पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, सही है? ठीक है, चलिए एग्जांपल करते। तो मान लीजिए वी हैव 3 पार्टिकल्स 1, 2 एंड 3, और हमने इन दोनों को सिस्टम के अंदर रखा, यानी हमको इन्हीं दोनों से मतलब है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन है भाई, जिससे लेना देना नहीं है उसको मार थोड़ी ना डालोगे, है ना बच्चों। तो है ये भी। अब क्या है कि ये इस पर कुछ नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रहा होगा, क्योंकि दोनों के पास मास है। तो ये इसको खींच रहा है, मान लो बच्चों 5 न्यूटन का फोर्स लगा के। अरे भाई, तो ये भी तो इसको खींचेगा 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अरे एक पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पे उतना ही लगाएगा। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं, इस फोर्स को हम नाम देते हैं, और इसको हमने नाम दिया F21। कैसे ये नाम पड़ा बच्चों? तो जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसने फोर्स लगाया है उसको हम लिखते हैं बाद में। तो ये है फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1। जिस पे लगा है उसको पहले लिखेंगे, जिसने लगाया है उसको बाद में लिखेंगे। तो बताइए फिर इस फोर्स का नाम क्या होगा? तो ये किस पर लगा है? 1 पे लगा है, तो इसको लिखा जाएगा F1, और किसने लगाया है? 2 ने, तो 1 2, यानी दिस विल बी F12। ठीक है, अच्छा अब क्या लग रहा है बच्चों, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? क्या एकदम कर रहा होगा। ये बाउंड्री क्या बिगाड़ लेगी इन दोनों का? ये तो हमने खुद से ड्रॉ किया है। तो ये इसको खींच रहा होगा, मान लो 8 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो बच्चों ये भी इसको खींचेगा और 8 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये इसको खींच रहा है
10 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो ये भी इसको खींचेगा 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। अच्छा, ये नाम तो आपको समझ में आया होगा। F31 का क्या मतलब हुआ कि तीसरे नंबर पार्टिकल पे लगा है और पहले नंबर पार्टिकल ने लगाया है। बोलना यार। चलिए, तो आपको ना 6 फोर्सेस दिख रही हैं, लेकिन आप बताइए आपको मतलब कितने फोर्सेस से है। तो आपको इन 2 फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सिस्टम के बाहर के पार्टिकल पे लगी हैं, और सिस्टम के बाहर के पार्टिकल से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमको मतलब है इससे, इससे, इससे और इससे, 4 फोर्सेस से, ठीक है, क्योंकि वही सिस्टम के अंदर लगा है। अब बताओ बच्चों, वीडियो पॉज करके लिखना जरूर कि इन 4 फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस इंटरनल है और कौन कौन सी फोर्सेस एक्सटर्नल है। सोच लिया? बिल्कुल सोच लिया होगा आपने। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इंटरनल फोर्स है। अरे भाई, कि सिस्टम के अंदर के पार्टिकल ने एक दूसरे पे लगाया है, लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसने लगाया था और ये सिस्टम के बाहर का है। अरे बोलो ना बच्चों यार। तो मैं पूछूं कि बताओ सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लगा है, तो क्या करोगे? इन चारों को ऐड करोगे। अरे भाई, तो जब तुम चारों को ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं। अरे इक्वल एंड अपोजिट है भाई। 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यानी नेट फोर्स में इन दोनों का कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन ये और ये जो है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, है ना बच्चों। जैसे 10 न्यूटन मान लो इधर है, तो 8 न्यूटन इधर है, और अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से नेट फोर्स कुछ इधर आएगा। बोलना भाई। तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझको एफ नेट निकालना है तो मुझको इन चारों फोर्सेस को ऐड करना होगा, यानी F12 और F21, और कौन कौन सा है बच्चों? तो F13 और F23। इज इट क्लियर? अब देखो यार, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस हैं और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो बच्चों, नेट फोर्स में इंटरनल फोर्सेस का कोई योगदान नहीं होता है। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है, और नेट फोर्स का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों, एफ नेट का मतलब ही होता है एफ एक्सटर्नल। इज इट क्लियर? अरे बोलना भाई। इसीलिए न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा है कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्योंकि ये बात न्यूटन भी जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस तो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। अगर आप किसी चीज़ को मूव कराना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ पे नेट फोर्स लगाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो ना कि हम लोग ना तीनों को सिस्टम के अंदर ले लेते हैं। अब तीनों सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स हो गए, तो अब तीनों एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं वही पुराना वाला ही फोर्स है बच्चों। सारे के सारे फोर्सेज इंटरनल फोर्स हो गए, और जब आप ऐड करेंगे तो पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अरे बोलना बच्चों, ये सारी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फोर्सेज इंटरनल है, और नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो नेट फोर्स भी नहीं होगा। सही है ना बच्चों? तो ध्यान रखना बिल्कुल कि नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स, और सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज 0। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है। क्लियर है? इंटरनल फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि मुझे को मूव करना है, मैं रेस्ट में हूँ, तो मुझको तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब मैं सोचूं कि मैं अपने हाथ से धक्का दे के मूव कर जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ ने मेरे कमर पर अगर इधर की तरफ 10 न्यूटन लगाया है, तो एट द सेम टाइम मेरा कमर मेरे हाथ पर इधर की तरफ 10 न्यूटन लगाएगा, और मेरी पूरी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया। अरे मेरा कमर और मेरा हाथ मेरी ही बॉडी का हिस्सा है ना, तो नेट फोर्स 0 हो गया, मैं नहीं मूव करूंगा। हाँ, कोई और आता है और आके धक्का दे दे, तब मैं मूव कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पर जो फोर्स लगाएगा वो मेरी बॉडी का मेरी बॉडी पर लगाया गया फोर्स नहीं है, वो बाहर के किसी का मेरी बॉडी पर लगाया गया फोर्स है।
तो याद रखना, मुझ पर अगर नेट फोर्स लगाना है तो वो बाहर से लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? ठीक है, वेरी गुड। कभी भी हम किसी गड्ढे में गिरे हों तो हम अपना हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ पे जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स हो गया। हाँ, कोई बाहर से अगर खींचना चाहे तो वो खींच लेगा। समझ गए? मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात करेंगे इनर्शिया की। आप जानते हैं इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट के चेंज का अपोज करता है। स्टेट का मतलब हुआ कि मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई चीज़ रेस्ट में है ना, वो चाहेगा कि रेस्ट ही में रहे। आप उसको मूव कराने की कोशिश करेगा, वो अपोज करेगा, बोलेगा हम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे बोल रहा है तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा ना बच्चों। चाहे कोई चीज़ मूव कर रहा है ना, चाहेगा मूव ही करता रहे। अगर आप उसको रेस्ट में लाना चाह रहे हैं तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस गुण की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाह रहा है, मूविंग है तो मूव ही करते रहना चाह रहा है, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। और बच्चों इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब मास ज़्यादा होगा तो अपने स्टेट को ना चेंज करने की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कि एक अलमीरा है, एक चेयर है, तो दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो अलमीरा का, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप दोनों के स्टेट को चेंज करना चाहेंगे ना, यानी दोनों को अगर मूव कराना चाहेंगे ना, तो वो ज़्यादा अपोज करेगा। तो इसके लिए आपको उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चाहे मान लो एक साइकिल आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है, दोनों सेम स्पीड से आ रहा है, आपको रोकना है, यानी आपको उसका स्टेट बदलना है, मोशन से रेस्ट में लाना है। कौन ज़्यादा अपोज करेगा? ट्रक ज़्यादा अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, यानी ट्रक के पास इनर्शिया ज़्यादा है। समझ गए? सिंपल सी बात है। इनर्शिया हम लोग 3 टाइप का देखेंगे बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है तो पूरा क्लास खत्म हो जाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी बस पे खड़े हैं और बस अचानक से चल दी, है ना बच्चों, अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, बस अचानक से चल दी। हमारा क्या होता है? हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बस पे खड़े थे तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में थी और आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब अचानक से बस चल दिया तो बस के साथ आपके बॉडी का कौन सा पार्ट अटैच्ड है? आपका जूता अटैच्ड है। तो जूता तो चल दिया बस के साथ, लेकिन आपकी ऊपर की बॉडी तो अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही है। तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ये देखो, ये देखो, जूता आगे चला गया और सर आपका वही रह गया, सर आपका वही रह गया, आप टेढ़े हो गए, आप गिर जाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब मान लो बस ना थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी, तो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी तब ठीक है, आपको कोई झटका उटका नहीं लगेगा। ठीक है, अब अचानक से ऐसा हुआ कि सामने कोई आ गया और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है? तो हम ऐसे आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब आप बस के साथ मूव कर रहे थे, मान लो बस 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, तो आपकी पूरी बॉडी भी 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी और वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करना चाहेगी। इनर्शिया का यही मतलब होता है कि मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहना चाहेगा। अब अचानक से बस ने ब्रेक लगाया तो आपका जूता तो रुक गया क्योंकि वो बस के साथ अटैच था, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है वो तो अभी भी आगे ही जाना चाहेगा ना। और दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपकी बॉडी ऐसे झुक जाएगी ना। मूव कर रहा था, अचानक से जूता रुक गया, ये भाई तो जूता ना रुक गया, बाकी बॉडी तो आगे जाएगा ना, आप गिर जाएंगे। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हमेशा कार चलाते समय आपको सीट बेल्ट बांधने को बोला जाता है, ताकि आप कहीं जाके अगर ठोक दें तो ठोकोगे तो गाड़ी अचानक से रुक गई तो आपका जो थाई है, आप जहाँ मतलब आपकी बॉडी का वो पार्ट जो सीट के साथ अटैच्ड है वो आपका थाई है, वो तो रुक जाएगा, लेकिन बाकी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे ही जाना चाहेगी। बोलो ना, तो क्या होगा? आगे जाओगे और स्टीयरिंग से लड़ जाओगे, डैशबोर्ड से लड़ जाओगे, मौत हो सकती है। तो आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया और जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं ना, आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो बच्चों ऑटो वाला ऑटो चला रहा है और आप ना पीछे बैठे हैं और गेट से झांक रहे हैं। ठीक है, ऑटो में वैसे भी गेट खोलने वाला तो होता नहीं है, वो फ्री होता है, तो आप ना ऐसे करके झांक रहे हैं, अचानक से ऑटो वाले ने घुमा दिया, आपका क्या होगा?
तो अगर ऑटो वाले ने ऐसे घुमा दिया ना, आप इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है समझाता हूँ। मान लो बच्चों ये ऑटो है, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मान लो गेट है, सही है। तो ऑटो अगर इधर जा रहा है तो आप भी इधर ही जा रहे हैं और आप इधर ही जाना चाहेंगे। अचानक से ऑटो वाला मुड़ गया, तो ऑटो वाला मुड़ गया, ऑटो वाला ऐसा हो गया मान लो बच्चों, तो गेट तो ऐसा ना हो गया और आप मान लीजिए यहाँ है। तो आप शुरू में इधर जाना चाह रहे थे, तो आप अभी भी इधर ही जाना चाह रहे हैं लेकिन ऑटो मुड़ गया, तो जो गेट आपके साइड में था वो गेट आपके सामने आ गया और वो गेट से आप बाहर निकल गए। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, अभी जो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव ही करना चाहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब अब आप समझ रहे होंगे, अरे नेट फोर्स का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसी को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। ये न्यूटन का अपना काम नहीं है, ये गैलीलियो का काम है। गैलीलियो बेचारे इसको डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पाए थे, इन्होंने एक जगह सबको कंपाइल कर दिया, इसीलिए इनके नाम से जाना जाता है, अदरवाइज दिया था गैलीलियो ने। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज़ रेस्ट में है, आपको उसको मूव कराना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ मूविंग है आपको उसको रोकना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ में जाने से पहले हम ना मोमेंटम की बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम। और बच्चों मोमेंटम ना हम दो टाइप का पढ़ते हैं, एक अभी हम लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, एक कुछ दिनों के बाद हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर मैं सिर्फ मोमेंटम भी बोलूँगा ना तो समझना कि मैं लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहा हूँ। और बच्चों मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। क्लियर है? ठीक है, मोमेंटम हमको क्या बताता है वो समझना। तो मोमेंटम हमको बताता है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास किस अमाउंट का मोशन है, मतलब किसके पास मोशन ज़्यादा है किसके पास कम है, ये जानना है तो आपको मोमेंटम देखना है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as momentum of the body। किसी भी बॉडी के पास जिस अमाउंट का मोशन है उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। अब मैं आपको ये ठीक से समझा देता हूँ। मान लो बच्चों एक पत्थर है, और पत्थर है तो कितने का होगा, कुछ 20 ग्राम का मान लो, और किसी ने चला के फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ। ठीक, अब एक बुलेट आ रहा है आपकी तरफ जो राइफल से निकला है, और ये भी कुछ 20 ग्राम का ही है, लेकिन ये आ रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आप बताइए दोनों में से किसके पास मोशन ज़्यादा है? कॉमन सेंस वाली बात है यार, अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा इसके पास मोशन ज़्यादा है। अच्छा, क्या देख के आपने बताया मोशन ज़्यादा है? वेलोसिटी देख के। हाँ तो ठीक है, आप सही भी हैं, लेकिन मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूँ समझने का कि किसके पास मोशन ज़्यादा है। बच्चों देख लेना कि किसको रोकने में आपको ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जिसको रोकने में आपको ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसके पास मोशन ज़्यादा होगा। अब बताओ यार, पत्थर रोकना है, बुलेट रोकना है, किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए? अरे भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बुलेट को रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन पत्थर हाथ से रोकोगे ठीक है, चोट वोट लगेगा लेकिन रुक जाएगा, लेकिन बुलेट तो हो सकता है आपका हाथ छेद के निकल जाए। तो जिसको रोकना मुश्किल उसके पास मोशन ज़्यादा, यानी इसके पास मोशन ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, मास तो दोनों का सेम है, इसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा तो मोशन ज़्यादा। तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि ये जो मोटियन है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। समझ गए आप? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत समझ जाते हैं आप लोग। मान लीजिए एक साइकिल है और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और बच्चों ये ट्रक है, ट्रक जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, लेकिन साइकिल जो है वो 20 kg की है और ट्रक जो है वो 2000 kg का है। अब मुझको बताओ किसके पास ज़्यादा मोशन है? सोचो। तो यार तुम वेलोसिटी देखोगे तब तो ये बोलोगे कि सर दोनों के पास मोशन सेम है,
लेकिन सही में सेम है क्या? हैं? मैंने जो तरीका बताया उससे सोचो कि किसको रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अरे बच्चों, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है, इवन आपसे रुकेगा भी नहीं, आप ट्रक के सामने खड़े होंगे उड़ा देगा आपको। हाँ साइकिल ठीक है रुक जाएगा, मान लो कि आके टकराता भी है तो आप भी छितराएंगे वो भी छितराएगा, दोनों रेस्ट में है थोड़ी देर के बाद। तो इसको रोकना ना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा मोशन है। अब तुम एक बात बताओ यार, वेलोसिटी तो सेम है, तो इसके पास ज़्यादा मोशन है, उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा? तो बच्चों अब की बार डिसाइडिंग फैक्टर वेलोसिटी नहीं, अब की बार डिसाइडिंग फैक्टर मास है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इसलिए मोशन ज़्यादा है। इसका मतलब मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का ही रोल नहीं होता है बच्चों, ये जो मोशन है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब चलो दोनों को कंबाइन करो, तो बच्चों कंबाइन करोगे तो तुमको मिलेगा मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मोशन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंटम से। अरे बोला ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मोमेंटम जो है वो मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। मोशन नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, मोशन तो बस एक स्टेट है जिसमें कोई भी पार्टिकल मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा बच्चों, मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी होगा, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जब कभी भी हम अपने कॉमन सेंस से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म करा रहे होंगे, उसको पैदा कर रहे होंगे, बोलो ना यार, हम हमेशा, अच्छा मोमेंटम को तो पी से लिखा जाता है, हाँ, हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 लेंगे। यानी जब हम इसको हटा के इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट हम लोग 1 लेंगे, याद रखना। और ये हम कई बार करेंगे जब हम फोर्स का जन्म करा रहे होंगे, वर्क का, टॉर्क का, बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार जन्म कराएंगे, हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बाकी जो है उसको तो छाप दो। अरे बोलना यार, ये हटा, इक्वालिटी का साइन आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने 1 लिखा, बाकी को छाप दो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आया मास इनटू वेलोसिटी। अब कहीं और पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट बता देगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला, चलो रटने का तो सब रट लेते हैं, लेकिन वो आया कहाँ से ये अगर हम जान लें, मतलब किसी को सपना आया था क्या कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। तो उसने जो सोचा होगा वो अगर हम लोग सोच के इसको याद करें तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, ज़्यादा क्लियरली याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए मोमेंटम का फॉर्मूला हमको याद हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी भी है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो m इंटू भी होगा, ठीक है बच्चों। फिर से बोलो, m इंटू भी होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? तो बहुत सिंपल है, मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, यानी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों हम यही से पता कर सकते हैं, यही से पता कर सकते हैं। kg किसके लिए? मास के लिए। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। और सेकंड किसके लिए? टाइम के लिए। तो ऊपर में क्या आया? m और l आया, m और l आया, और नीचे में क्या है? t। तो t को जब ऊपर भेजोगे तो t का पावर -1 होगा, यानी मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mlt -1। देखो पहली बात तो ये कि यार ये सब समझने के लिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार सब मिलेगा आपको, ठीक है। और ये रटना थोड़े ना है बच्चों, यार हमको पता है तो हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो mlt -1 हो जाएगा। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बोलो भाई, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो यार बच्चों उसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अरे साफ साफ दिख रहा है यार, इस साइड में एक वेक्टर है और इस साइड में भी एक वेक्टर है, तो दोनों साइड में बस एक एक वेक्टर ही अगर हो और यहाँ नेगेटिव ना हो तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। बोलो, याद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो सुनो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बच्चों? क्या कहता है बोलो जल्दी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात है रे, इतना तो पता है ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है,
भाई dy बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी लिखते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी लिखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम dp बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम चाहे तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। क्या बोलते हो, सही है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, मैंने क्या बोला था, पहली बार जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम जन्म करा रहे होते हैं, वो पैदा हो रहा होता है और न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स पहली बार पैदा हो रहा है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 लेते हैं और बाकी चीज़ों को आप छाप दीजिए dp बाई dt। इसका मतलब हुआ कि फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको यहाँ मिलता है, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों कोई पूछेगा फोर्स का डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल वो पुश और पुल वाला नहीं, वो कॉमन सेंस वाला डेफिनेशन है ना बच्चों। मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहेगा ये। अब बच्चों हम चाहें तो इस p की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। और अगर मान लो मास कांस्टेंट हो जाए, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मोशन के दौरान चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा ही होता ही है। जैसे मान लो कि इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आया, तो जब ये ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, तो क्या इसका मास बदल रहा था? जब मैंने फेंका था उस समय अगर ये 200 ग्राम का था, तो यहाँ भी 200 ग्राम, यहाँ भी 200 ग्राम, यहाँ भी 200 ग्राम, मास कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या है ना कि 95% केस में क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उसमें मास कांस्टेंट ही होगा, 5% केस में वेरिएबल भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि तुम बाल्टी में पानी लेके चल रहे हो और बाल्टी में छेद है, तो क्या लग रहा है तुम्हारे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बाल्टी विथ पानी, क्या उसका मास कांस्टेंट है? नहीं, मास उसका लगातार कम हो रहा है। चाहे मान लो कि अब बाल्टी में पानी लेके जा रहे हो, बाल्टी आधा भरा हुआ था और बारिश होने लगी, तो उसका मास लगातार बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि मास हमेशा कांस्टेंट रहे, मास कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तब क्या होगा? तब क्या होगा, कांस्टेंट चीज़ है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ये बाहर निकल जाएगा और बच्चों इस केस में फोर्स हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। ओ माई गॉड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है। अरे भाई, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम चाहें तो इसकी जगह एक्सेलरेशन लिखेंगे। सो वी हैव गॉट अ वेरी वेरी फेमस फॉर्मूला विच इज f इज इक्वल्स टू ma, है ना बच्चों। तो f इज इक्वल्स टू ma कहाँ मिलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है। अब एक और बात है, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि यार न्यूटन सेकेंड लॉ का ना मैथमेटिकल फॉर्म बताओ, अब मतलब लैंग्वेज में मत बताओ, कुछ मैथमेटिक्स के टर्म में बताओ, तो क्या बता देना? बता देना f इज इक्वल्स टू ma। बता देना, नहीं बताना। दिस इज नॉट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलने वाला ये एक स्पेशल रिजल्ट है बस, और वो भी तब वैलिड होगा जब मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास वेरिएबल हो जाए तो ये वैलिड नहीं है। अरे बोलो ना यार, ये तो एक स्पेशल रिजल्ट भर है। मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको बताना है तो आपको ये बताना है, ये f इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ये कंप्लीट न्यूटन सेकेंड लॉ है। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर मास वेरिएबल हो जाए तो ये तो काम ही नहीं करेगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया भाई जो कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है? आप समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है कि बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। आप यकीन मानिए 90% लोग बोलते हैं बराबर है में, सरासर गलत है। समझ गए? आधा अधूरा बात है वो, और आधा अधूरा बात गलत ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है बच्चों? अरे बोलना भाई, आगे बढ़े। जी हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। और याद रखना कि यहाँ जो भी एफ हम लोग लिख रहे हैं ना, वो सब एक्सटर्नल फोर्स है। तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये तुमको मानना है, क्योंकि अभी देखा था हमने नेट फोर्स का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो ये एफ जो है वो नेट फोर्स भी है, बोलो ना, और एक्सटर्नल फोर्स भी है। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चों सबसे फेमस लॉ, जो कि एक ऐसा लॉ है जो आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, उसके 20-25 साल बाद शायद हो सके पूरी ज़िंदगी आपको याद रहे, है ना बच्चों?
क्या कहता है? तो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना बच्चों? सही है। अब यार इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि रटने के लिए तो ये सबसे आसान है, लेकिन समझने में इसमें बहुत बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट आते हैं जो अगर आप मिस कर जाएंगे ना तो आप कुछ गलत ही समझ लेंगे। सबसे पहला चीज़ तो ये बताओ यार कि इसमें एक्शन और रिएक्शन क्या है, मतलब क्या है एक्शन और रिएक्शन? वो जो जैकी चेन करता है वो एक्शन है क्या? या जो केमिस्ट्री में होता है वो वाला रिएक्शन है क्या? तो नहीं। हियर एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, है ना बच्चों? और आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इस लॉ को बोलें तो एक पार्टिकल दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना बच्चों? एक पार्टिकल दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सुनो ना, पहले पार्टिकल ने दूसरे पर जो फोर्स लगाया आप उसको अगर एक्शन बोल देंगे तो दूसरा पार्टिकल भी पहले पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी वो रिएक्शन दे रहा है। और दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों फोर्स अपोजिट है, इसीलिए बोला जाता है कि एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब यार एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने तो एक बहुत भले आदमी को, मतलब एक टीचर को ये एग्जाम्पल देते हुए सुना है कि तुमने अपने दोस्त को एक झापड़ मारा तो तुम्हारे दोस्त ने भी तुमको एक झापड़ मार दिया, तो तुमने एक्शन किया, उसने रिएक्शन दे दिया, तो हो गया एग्जाम्पल एक्शन और रिएक्शन का। बच्चों इससे बर्बाद बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या ये सही में एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एकदम नहीं है। अब सोचो, मान लो तुमने एक झापड़ मारा, एक्शन तुमने कर दिया, तुम्हारा दोस्त सह गया कि जाने तो मेरा दोस्त है, छोड़ देते हैं, बाद में कभी मुक्का मारेंगे इसको समय आने पे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ तो न्यूटन्स लॉ फेल कर गया, एक्शन हुआ रिएक्शन हुआ ही नहीं, वो तो सह गया बेचारा। अच्छा मान लो ये भी तो हो सकता है कि तुमने एक झापड़ मारा प्यार 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 से, है ना बच्चों? दोस्तों को ऐसा नहीं, टपली मारते रहते हैं हम लोग, और उसने पलट के मुक्का जड़ दिया, है ना? पहले से हो सकता है किसी गम में पड़ा हुआ हो, तुमने उसको थोड़ा सा मारा, उसने तुमको मुक्का दे दिया। इसका मतलब एक्शन तुमने थोड़ा सा किया, रिएक्शन उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तब तो एक्शन और रिएक्शन बराबर हुआ ही नहीं, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल कर गया। भाई ये कैसा एग्जाम्पल है जिसमें लॉ फेल कर जा रहा है? तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हम चाहें तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो जब आपने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा था और आपका हाथ आपके दोस्त के गाल से टकराया था, तो आपके हाथ ने आपके गाल पे इस डायरेक्शन में मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आपका गाल भी उसका गाल भी आपके हाथ पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ऐसा थोड़े ना कि सिर्फ उसको चोट लगेगा, आप मारेंगे जोर से आपके हाथ पे भी चोट लगेगा। तो आपके हाथ ने उसके गाल पे जो फोर्स लगाया, अगर वो एक्शन है तो उसका गाल आपके हाथ पे जो फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन हो गया। यानी एक्शन रिएक्शन पेयर बच्चों यहीं पे कंप्लीट हो गया। बोलना भाई आपको इंतजार नहीं करना है अब उसके मारने का। हाँ, अगर उसने मुक्का मारा तो अब उसका मुक्का आपके गाल पे अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो एट द सेम टाइम आपका गाल उसके मुक्के पे 50 न्यूटन, एक नया पेयर बन गया एक्शन रिएक्शन का। आप समझ रहे हैं? तो मतलब फेल नहीं किया। सिर्फ आप भी मारेंगे ना तो वहां पर भी एक्शन रिएक्शन दोनों हुआ है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, वो भी मुक्का मारेगा तो वहां पे भी हुआ है। हाँ, एक बात और है, जैसे एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर हम ऐसे मारें तो जितना फोर्स गाल पे लगा है उतना ही हाथ पे लगा है, तो इसको ज़्यादा चोट क्यों लगता है? ये क्यों बाप बाप चिल्लाने लगता है और जिसने मारा है उस पर कोई खास असर पड़ता ही नहीं है? अरे बच्चों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गाल पे ज़्यादा फोर्स लगा है हाथ पे कम लगा, दोनों पे बराबर लगा है, लेकिन गाल सेंसिटिव है। गाल को आदत नहीं है कि दिन भर 50 तरीके का टच कर लेने की। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग सोते समय गाल को टच कराते हैं, तो वो भी तकिए से कराते हैं, वो काफ़ी मुलायम चीज़ है। जबकि हाथ बेचारा जो है वो दिन भर में 50 चीज़ें पकड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी सख्त चमड़ी हो गई है। तो गाल पे 10 न्यूटन लगेगा तो इस पर ज़्यादा असर होगा, हाथ पे 10 न्यूटन लगेगा तो असर थोड़ा कम होगा। ये बायोलॉजी है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से दोनों पे फोर्स एकदम बराबर लगा है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से चूंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसीलिए ज़्यादा चोट लगेगा इसको। हाथ कम सेंसिटिव है, थोड़ा रफ है, थोड़ा टफ है, इसीलिए इसको चोट कम लगेगा, है ना बच्चों? तो फोर्स तो बराबर ही लगा है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बताना, थोड़ा ध्यान से बताना। मान लो मेरा ये हाथ रेस्ट में है और ये हाथ आके टकरा के इसको मारता है। बताओ किस हाथ ने किस हाथ पे एक्शन किया
और किस हाथ ने किस हाथ पे रिएक्शन दिया, सोचो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसने इस पर जो लगाया वो एक्शन है और इसने इस पर जो फोर्स लगाया होगा वो रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये हाथ आके टकराए तो आप बोलेंगे सर इसने जो फोर्स लगाया इस पर वो एक्शन होगा और इसने इस पर जो लगाया वो रिएक्शन होगा। ठीक है भाई, मान लिया मैंने जो तुम बोल रहे हो। थोड़ा अब बताओ ये दोनों मूव कर रहा है और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करता हुआ टकराया, तब किसको एक्शन और रिएक्शन बोलोगे? सोच लो वीडियो पॉज करके। तो शायद आप ये बोलेंगे कि सर तब ये केस में तो एक्शन रिएक्शन को थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो एक काम करिए ना, आप दोनों में से किसी एक फोर्स को एक्शन मान लीजिए, किसी दूसरे को रिएक्शन मान लीजिए, ठीक है। मतलब इसने इस पर जो लगाया, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से आकर टकराया था, तो इसने इस पर जो लगाया सर आप उसको एक्शन मान लीजिए, तो ये इस पर जो लगाएगा वो रिएक्शन हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो ठीक है, तीसरी बार तो आप बहुत सही है, लेकिन पहले दोनों एग्जाम्पल्स में आपसे थोड़ी गलती हो गई है। एक्चुअली ये जो तीसरे वाले का आंसर था ना कि दोनों में से किसी एक फोर्स को एक्शन और किसी एक को रिएक्शन मान सकते हो, वो पहले दोनों एग्जाम्पल के लिए भी सही है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मिसकंसेप्शन क्या है, आप गलत क्या सोच लिए थे। जब ये आके टकराया था इससे, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसने इस पर जो फोर्स लगाया वो पहले लगाया और ये इस पर जो फोर्स लगाया वो बाद में लगाया। मतलब आपके दोस्त वाला एग्जाम्पल कि मैंने पहले मारा उसने बाद में मुझको मारा। नहीं 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 बच्चों, रे ये गलत बात है। ये जब आके टकराया ना, तो कौन सा फोर्स पहले लगा और कौन सा बाद में लगा? तो कोई फोर्स पहले और बाद में, रे दोनों फोर्स एक साथ लगा है। जिस समय ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक उसी समय ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो जब कोई फोर्स पहले और कोई फोर्स बाद में लगा ही नहीं है, दोनों फोर्स एक साथ लगा है, तो क्यों आप किसी एक को एक्शन बोलेंगे और दूसरे को रिएक्शन बोलेंगे? अगर आप इसके वाले को बोलेंगे ना तुम ही ने एक्शन किया है और तुम ही ने रिएक्शन दिया, ये बुरा मान जाएगा। ये बोलेगा कि एक बात बताओ, जो फोर्स लगा था वो हम दोनों ने जब साथ लगाया है, तो क्यों आप इसके वाले को एक्शन और मेरे वाले को रिएक्शन बोल रहे हैं? आप मेरे वाले को एक्शन बोलिए और उसके वाले को रिएक्शन बोलिए। बिल्कुल सही है। ये दोनों में से किसी फोर्स को आप एक्शन, किसी फोर्स को आप रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ कोई पहले और कोई बाद में नहीं है, दोनों फोर्स एक साथ लगा है। सही है बच्चों, तो कोई पक्षपात नहीं। हाँ ये अलग बात है कि दोनों को ही एक्शन मत बोल देना रे भाई। इसके वाले को एक्शन बोलोगे तो इसके वाले को रिएक्शन बोलना पड़ेगा, इसके वाले को एक्शन बोलोगे इसके वाले को रिएक्शन बोलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों साथ में लगता है। तो एनी वन फोर्स कैन बी एक्शन, तो अदर विल बी रिएक्शन। ठीक है, चलिए ये दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। अरे बाप रे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बचपन में मुझको एक कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि रटने को तो मैंने भी वो लॉ रट लिया था और टीचर ने तो समझाया नहीं था ठीक से कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैं ये सोचता था कि यार जब कभी भी फोर्स लगता है तो एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है और हर एक्शन का एक रिएक्शन है, तो एक्शन रिएक्शन मिलके तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेने चाहिए। अरे बोलना यार, अगर 10 न्यूटन इधर लगा है एक्शन तो 10 न्यूटन इधर लगेगा रिएक्शन, नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब तो किसी चीज़ को मूव नहीं करना चाहिए। अरे बोलो बच्चों यार, किसी चीज़ को मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चीज़ें मूव करती हैं। मैं धक्का दूँ तो कोई भी चीज़ मूव कर सकता है। तो इसका सही जवाब ये है कि एक्चुअल में एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, वो एक ही बॉडी पे नहीं लगता है। जैसे मान लो बच्चों ये अलमीरा है, ठीक है, अलमीरा है और एक आदमी ने इसको धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है, तो आदमी ने एक्शन किया है इधर, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, बोलो, तो ये जो अलमीरा है ये आदमी पर फोर्स लगाएगा इधर और वो भी 10 ही न्यूटन लगा, ये एकदम सही है। तो मुझको मतलब अभी अलमीरे से है रे बाबू रे, अलमीरे पे तो एक ही फोर्स लगा ना, जो दूसरा फोर्स है वो तो आदमी पे लगा है। अब अलमीरा कब मूव नहीं करता? जब अलमीरे पे एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लग जाता और एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लग जाता, अलमीरे पर नेट फोर्स 0 हो जाता और ये मूव नहीं करता। लेकिन अलमीरे पर तो एक ही फोर्स लगा है, इसलिए वो मूव करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, आदमी पे भी फोर्स लगा है। अब आप सोच रहे होंगे तब आदमी क्यों नहीं मूव कर रहा है? तो आदमी इसलिए नहीं मूव कर रहा है क्योंकि आदमी को फ्रिक्शन रोक दे रहा है मूव करने से। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो आदमी को रोकने में सफिशियंट है, लेकिन अलमीरे को रोकने में सफिशियंट नहीं है। इसीलिए अलमीरा मूव कर गया, आदमी मूव नहीं किया। आप समझ रहे हैं?
तो याद रखिएगा एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे थोड़े लगता है कि नेट फोर्स हमेशा जीरो हो जाएगा। एक्शन किसी और पे लगा है, रिएक्शन किसी और पे हुआ है, दोनों पे एक एक फोर्स लगा है। समझ गए आप? ठीक है। और एक और बात यह है कि हम लोग कभी भी ना सिंगल फोर्स पैदा नहीं कर सकते। जहाँ भी फोर्स पैदा होगा हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर में पैदा होगा। और ये चीज़ हमने फोर्स के पहले लेक्चर में ही देखा था बच्चों कि कभी भी फोर्स लगेगा तो वहाँ दो लोगों का होना जरूरी है, एक वो जिस पे लगा है और एक वो जिसने लगाया है। ठीक है, तो जब दो लोग रहेंगे तो दोनों एक दूसरे पर ही फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इसने उस पर लगा दिया और वो छोड़ देगा, नहीं, एट द सेम टाइम वो भी इस पर लगाएगा। ये भी समझिएगा। ठीक है बच्चों। अब मान लो ये अर्थ है और आपने इसके ऊपर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ला के रखा है, तो आप बताइए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और चूंकि यहाँ कांटेक्ट में है तो अर्थ का सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने नॉर्मल। अब मेरा सवाल है, इसको वीडियो पॉज करके कमेंट में लिख के बताना है कि क्या ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है? क्या ये एक्शन है और ये रिएक्शन है? तो अगर आप हाँ बोल रहे हैं, आप सरासर गलत हैं। ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है बच्चों। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट नोट निकल के सामने आता है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर का होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का रिएक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स ही होगा, टेंशन फोर्स का रिएक्शन टेंशन फोर्स ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि टेंशन फोर्स का रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए। ये नहीं होगा रे बच्चों। यानी इसका रिएक्शन ये नहीं है, तो फिर इसका रिएक्शन कौन है और इसका रिएक्शन कौन है? तो बच्चों अब सुनो, अगर अर्थ ने इस पार्टिकल पर, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। और अगर इस सरफेस ने ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया है, तो ये ब्लॉक भी अर्थ के सरफेस पर नीचे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये नॉर्मल और नॉर्मल जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, और वही एक्शन और रिएक्शन होगा। ये ग्रेविटेशन और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो आई थिंक आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ की ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे लेकिन बहुत बारीक कॉन्सेप्ट्स थे, और इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, खास तौर पे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको ये तीनों लॉज खूब बढ़िया से समझ में आए होंगे। बातें थियोरेटिकल थी, लेकिन अब जो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे और अथाह न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, है ना बच्चों। तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इन लॉज से जुड़ी थोड़ी बहुत और भी बातें करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा वो। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।